हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के इतिहास के चौथे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है विश्व युद्ध का इतिहास। इस वीडियो में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसका उत्तर सही हो जाएगा घ। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो रूस जो था वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो यूरोप का मानचित्र जो है वो बदल गया। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे, यानी त्रिगुट समझौते में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा क। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जल्दी जल्दी से हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है वो हमें मिलता है फ्रांस को। फ्रांस ने जो है जर्मनी को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो था वो पराजित हुआ था इसमें से, क्योंकि इस पर जो है एटम बम गिराए गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला एटम बम जो है वो हिरोशिमा पे गिराया गया, फिर उसके बाद दूसरा जो है नागासाकी पे गिराया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो कब अंत हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध? तो 1945 ईस्वी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था। अब है, उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इन्हें रिक्त स्थानों को भरना है। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप डैश जो है साम्राज्यों का पतन हुआ। तो औपनिवेशिक साम्राज्य जो थे उनका पतन हो गया। दूसरे में भरेंगे, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। पोलैंड पे आक्रमण किया, उसके बाद जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उसके बाद है, धुरी राष्ट्रों में इटली ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया, यानी इटली जो है सबसे पहले हार गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्साई की संधि की शर्त द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। यानी वर्साई की जो संधि थी वो इतनी ज़्यादा कठोर थी जिसके चलते दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। अगला है, अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के बंदरगाह नागासाकी, अभी मैंने बताया नागासाकी पर गिराया था। अगला है कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे, यानी जो शर्तें थी प्रथम विश्व युद्ध में जो हार हुई, उसके बाद जो वर्साई की संधि की गई, उससे जो है दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बन करके उभरा, यानी अमेरिका जो है एक सुपर पावर बन गया। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की। अगला है, राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को दिया गया है। यहाँ छूट गया है डैश। नेक्स्ट है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई? तो 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना करी गई थी। अब हम लोग चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें, यानी 4 कारण बताना है। तो पहला कारण हो जाएगा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, दूसरा उग्र राष्ट्रवाद, तीसरा सैन्यवाद और चौथा है गुटों का निर्माण। जब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे तो इनमें से सभी प्रश्नों को जो है यहाँ पॉइंट्स जो दिए गए हैं उन सभी को डील भी हम लोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप दूसरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए हम इसका केवल पॉइंट्स को ही बतला रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
त्रिगुट तथा त्रिदेशीय संधि में कौन कौन से देश शामिल थे? इन गुटों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? यानी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो थे वो उनमें कौन कौन से देश थे और क्यों ये बनाए गए? तो उत्तर लिखेंगे त्रिगुट संधि में शामिल देश जो थे वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। तो ये मित्र राष्ट्र भी इन्हें कहा जाता है और इटली भी था। और उद्देश्य इनका क्या था कि फ्रांस के विरुद्ध अपने हितों की रक्षा करना, यानी फ्रांस से अपनी रक्षा करना। इसके अलावा त्रिदेशीय संधि में शामिल थे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। इनका उद्देश्य था कि जर्मनी के विरुद्ध अपने हितों की रक्षा करना, यानी जर्मनी के गुट से खुद को बचाना, और इनका उद्देश्य था फ्रांस के गुट से खुद को बचाना। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, यानी कौन से रीजन थे जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सिराजेवो में हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेवार ठहराया और सर्बिया के सामने कुछ मांग रखी। सर्बिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो एक राजकुमार की हत्या हो जाती है और उस हत्या के लिए जो है वहाँ की जहाँ हत्या होती है वहाँ की सरकार को जिम्मेवार ठहराया जाता है और कुछ डिमांड रखी जाती है, लेकिन उस सरकार ने मानने से इनकार कर देता है। परिणाम क्या होता है कि युद्ध छिड़ जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वस्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है। तो सर्वस्लाव आंदोलन की शुरुआत तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में निवास करने वाले स्लाव जाति के लोगों के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का सिद्धांत था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र के हैं, यानी एक जाति को लेकर के ये किया गया कि यूरोप में चाहे वो जर्मनी में रहे या किसी अन्य देश में रहे, वहाँ के जो लोग हैं जो स्लाव जाति के हैं वो सभी लोग एक हैं। तो इसको लेकर के जो आंदोलन हुआ उसे सर्वस्लाव आंदोलन कहा गया। अगला प्रश्न है कि उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध के किस प्रकार एक कारण था, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके लिए उग्र राष्ट्रवाद क्यों एक तरह का कारण था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि राष्ट्रवाद वाले वीडियो में कि राष्ट्रवाद ज़रूरी है, सही है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद जो है वो अपने देश के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ है कि उग्र राष्ट्रवाद जो है किस तरह विश्व युद्ध का एक कारण बना। आइए हम लोग देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार होने लगा। वहाँ समान जाति, धर्म, भाषा, ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहते थे। तुर्की तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकांश स्लाव जाति के थे। उन लोगों ने सर्वस्लाव आंदोलन की शुरुआत की जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि पूरे यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र के हैं। इसी तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ, यानी जर्मन जाति के लोग जो जहाँ हैं वो सभी लोग एक है, जिसका लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार था। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों में आपसी संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। यानी ये एक तरह से कहा जाए कि जब ये लोग एक होना शुरू किए तो विभिन्न देशों में जो एक जाति के लोग थे वो अपने को एक मानना शुरू किए, तो इससे बाकी लोगों में जो है तनाव की स्थिति पैदा हुई और ये तनाव की स्थिति ही प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बनी। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति ही कैसे, यानी दूसरा जो विश्व युद्ध था वो प्रथम विश्व युद्ध के चलते ही ये घटित हुआ कैसे। तो आइए हम लोग देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की परिणति थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ तैयार हो चुकी थी। यानी जो वर्साई की संधि हुई वो एक तरह से कहा जाए कि वो एक रीजन रहा द्वितीय विश्व युद्ध का। जिस तरह से पराजित राष्ट्रों पर निर्णय थोपे गए तथा उनका अपमान किया गया था, उससे द्वितीय विश्व युद्ध का होना तो तय था। प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवाद को समाप्त नहीं कर सका, बल्कि उसके वेग को और प्रचंड कर गया। यानी जो घटना घटी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी जो संधि करी गई, वो तो होना ही था कि इसके क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो ही, और यही हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर कहाँ तक उत्तरदायी था, यानी हिटलर जो है कितना जिम्मेवार था सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नाजीवाद और फासीवाद नामक दो सिद्धांतों का उदय हुआ। नाजीवाद जर्मनी में हुआ हिटलर के नेतृत्व में, और फासीवाद इटली में हुआ मुसोलिनी के नेतृत्व में। तो हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार जर्मनी में बनी। यह सिद्धांत राष्ट्र के गौरव पर बल देती थी, यानी हिटलर कहता था कि देश सबसे आगे है, देश सबसे पहले है। जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया।
परिणाम क्या हुआ ये हम लोग पढ़ेंगे नाजीवाद में, तो हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ये क्या हुआ। तो हिटलर को वहाँ जब जनमत मिला तो हिटलर ने जो है अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए दूसरे राष्ट्रों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। हिटलर ने राष्ट्रीय गौरव के लिए साम्राज्यवादी हिंसा को आधार बनाया, यानी अपने देश का गौरव प्राप्त करना है, यानी पुरानी जो है गौरव को प्राप्त करना है, तो इसके लिए उसने क्या किया कि दूसरे देशों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में जापान और इटली के साथ मिलकर बर्मा इत्यादि को जीतता हुआ आगे बढ़ने लगा। अतः हिटलर की महत्वाकांक्षा द्वितीय विश्व युद्ध के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था, यानी उसने जो दूसरे राष्ट्रों पे आक्रमण करना शुरू किया वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करें, यानी दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ उसके क्या प्रभाव पड़े 5 बतलाना है। तो एक तो है कि बड़े पैमाने पर धन जन की क्षति हुई, यानी पैसे और लोग बहुत ज़्यादा मारे गए। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेशों का अंत हुआ, यानी यूरोप के लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे वो श्रेष्ठता खत्म हो गई। इसके अलावा बहुत से यूरोपीय देशों ने जो एशिया और अफ्रीका के देशों में उपनिवेश कायम किए थे वो उनके हाथ से निकल गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बट गया, जिसमें एक का नेतृत्व पूंजीवादी देशों का अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी देशों का रूस कर रहा था, तो यानी 2 गुटों में बट गया। यहाँ बट गया थोड़ा गलत हो गया, आप सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हुई, यानी इंग्लैंड जो नौसेना में काफ़ी ज़्यादा मजबूत था वो कमज़ोर हो गया, लेकिन अमेरिका और रूस जो है दो बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। अगला प्रश्न है कि तुष्टीकरण की नीति क्या है। तो तुष्टीकरण की नीति इंग्लैंड द्वारा विकसित की गई थी। पश्चिमी पूंजीवादी देश रूस को घृणा तथा नफरत की दृष्टि से देखता था। वे चाहते थे कि किसी भी तरह हिटलर रूस पर आक्रमण कर दे जिससे दोनों देश कमज़ोर हो जाए, तब वे हस्तक्षेप कर दोनों शक्तियों को बर्बाद कर दे। एक तो कारण था कि रूस प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया था, दूसरा साम्यवादी वो देश बन रहा था, तो बाकी जो पूंजीवादी देश जो थे उसको नफरत से देखते थे, चाहते थे कि रूस ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ तो हिटलर या जर्मनी भी चाहते थे कि ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने तय किया कि अगर हिटलर जो है रूस पे आक्रमण करता है तो युद्ध करने से दोनों देश कमज़ोर हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में हम दोनों देशों को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो इसके लिए शुरुआत में पश्चिम के राष्ट्र हिटलर की मांग को स्वीकार करते रहे, यानी हिटलर ने जो की चीज़ कही उसको वे मानते रहे। और जब इन राष्ट्रों ने देखा कि हिटलर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही है तो इनकार करना शुरू कर दिया। यानी पहले तो देखा कि आपने तुष्टीकरण नीति अपनाई कि हाँ चलो भाई कोई बात नहीं, करो आक्रमण करो, लेकिन देखा कि भाई ये तो और ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो रहा है, इसकी जो है इच्छाएँ बढ़ती जा रही है, ये बाकी दूसरे देशों पर भी अटैक करते जा रहा है, तो उन्होंने जो है इनकार करना शुरू कर दिया, यानी कहा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, यानी हिटलर जो है जो अटैक कर रहा है वो सही नहीं। तुष्टीकरण की दिशा में अंतिम कदम म्यूनिख समझौता था। जब 1938 में म्यूनिख में हिटलर और मुसोलिनी लेता था, वहाँ इंग्लैंड और फ्रांस ने उन्हें स्विट्जरलैंड पर अधिकार की मान्यता दे दी। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये तय किया गया था कि कोई देश किसी देश पे आक्रमण नहीं करेगा, साथ ही साथ वो ना तो अपनी सेना बढ़ाएगा ना सैनिक शक्ति का प्रयोग करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग देखते रह गए और इन लोगों ने जो है दूसरे देशों पे अटैक करना शुरू कर दिया, तो इसे तुष्टीकरण नीति कहा गया। हिटलर ने डेंजिंग बंदरगाह और पुलिस गलियारे की मांग की, पोलैंड से की, जिसे पोलैंड ने अस्वीकार दिया, जिससे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और उसके साथ आपको पता ही है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ क्यों असफल रहा। तो राष्ट्रसंघ जो है छोटे छोटे मामलों को आसानी से सुलझा देता था, लेकिन समर्थ तथा शक्तिशाली देशों के सहयोग न मिल पाने की वजह से बड़े तथा महत्वपूर्ण मसलों को सुलझा पाने में वो असफल रहा। यानी राष्ट्रसंघ जो था छोटे छोटे देश थे, उनके जो मसले थे उनको तो हल कर देता था, लेकिन बड़े देशों के मसले को हल नहीं कर पाया। इसके कई सारे रीज़न थे, जैसे कि रूस राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं रहा, अमेरिका जो था वो सबसे ज़्यादा जो है पैसा दे रहा था, तो वो जाहिर सी बात है कि अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि राष्ट्रसंघ के पास अपनी सेना नहीं थी। तो अपनी सेना न होने या धन न होने या बड़े देशों का सहयोग न होने की वजह से जो है राष्ट्रसंघ असफल रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
आप ज़रूर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेट मिलता रहे, हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।